हाँ भाई सुन रहे, अपन ने ई नोट Ni+2 Ni की अगर बात करें तो इस ई नोट Ni+2 Ni की बात करें तो इसको किसके साथ जोड़ देना भाई? निकल ऊपर है या नीचे? तो ये तो क्या बन जाएगा एनोड, ये बन जाएगा। और वोल्ट मीटर की रीडिंग चेक कर लेना। निकल का कितना होता है भाई? 25 ना, 0.25 वोल्ट आएगी रीडिंग। फार्मूला लगा दो, Ca कैथोड माइनस, ये रीडिंग किसकी है? पूरे सेल की 0.25 वोल्ट। SHE क्या है? 0.0 माइनस ई नोट एनोड। बताओ ई नोट एनोड कितना जाएगा? -0.25 वोल्ट आ जाएगा ई नोट एनोड। ठीक है भाई, ये आ गया। तो अपन ने क्या किया? 3-4 मेटलों का ई नोट निकाल लिया भाई। किस किस का निकाल लिया? जैसे जिंक का निकाल लिया, कॉपर का निकाल लिया, और कोबाल्ट का निकाल लिया, निकल का निकाल लिया, हाइड्रोजन का अपन को पता है ही, सही है। अब मैं इनको रख दूं, जैसे हाइड्रोजन का 0.0, कॉपर का 0.34, Ag का 0.80, ठीक है। और ऊपर रख दिया जिंक का -0.76 वोल्ट। उसके बाद में लिख दिया किसका? कोबाल्ट का कितना? -0.28। फिर किसका रख दिया? निकल का कितना? -0.25 वोल्ट। ठीक है भाई। 4-5 मेटल का ई नोट निकाल करके उनको मैंने अरेंज कर दिया। कैसे किया भाई? अगर मैं ऊपर से नीचे आऊं तो बताओ, ई नोट रिडक्शन का मान क्या होता जा रहा है? बोलो। ये -0.76 है, ये 0.80 है। ई नोट रिडक्शन का मान बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं तो ई नोट रिडक्शन का मान, सही है कि नहीं? तो ई नोट रिडक्शन का मान या तो घटता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखना। ई नोट रिडक्शन के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रख दो। जो भी सीरीज प्राप्त होगी ना, उसको कहा जाएगा क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती भाई? मेटल को अरेंज कर दो, किसके आधार पर? बढ़ते हुए या घटते हुए ई नोट रिडक्शन के आधार पर। ये सारी वैल्यू किसकी हैं? ई नोट रिडक्शन की हैं। तो बढ़ते या घटते ई नोट रिडक्शन के आधार पर रख दो, बढ़ते या घटते ई नोट रिडक्शन के आधार पर रख दो। प्राप्त जो सीरीज है वो क्या कहलाएगी बताओ? तो अगला टॉपिक डाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी कोष्टक में लिख दें ECS, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, नीचे लिखें यदि, नीचे लिखें यदि इलेक्ट्रोडों को उनके बढ़ते या घटते ई नोट रिडक्शन के आधार पे, बढ़ते या घटते ई नोट रिडक्शन के आधार पे रखा जाए, बढ़ते या घटते ई नोट रिडक्शन के आधार पे रखा जाए, तो प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है।
प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। नीचे लिखें, या धातुओं को उनकी बढ़ती हुई या घटती हुई, धातुओं को उनकी बढ़ती हुई या घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में रखा जाए। धातुओं को उनकी बढ़ती हुई या घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में रखा जाए। बढ़ती या घटती क्रियाशीलता के क्रम में रखा जाए तो प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। ठीक है, नीचे लिखें, विद्युत रासायनिक श्रेणी निम्न है। इधर आप इलेक्ट्रोड लिखेंगे और इधर आप उसका ए नोट लिखेंगे भाई, और वो भी किस में, वोल्ट में। ठीक है, सबने याद कर रखी है। ऊपर से नीचे देखो, अब लिखने का तरीका देख ले भाई, आप ऐसे याद करते हैं। देखो कैसे याद कर रखा आपने, लिख भाई सर का नाम, ऐसे कर रखा है ना भाई, है ना। आपको इनको लिखना है किसके आधार पे, देखो इसका मैं वैल्यू बाद में लिखूं, चलो इसका लिख देता हूं। लिथियम का होता है -3.05 वोल्ट, बस लिथियम का लिखूंगा। बाकी जो आपने लर्न कर रखा है ना वही लिख देना। लिख दिया ऐसे, ठीक है भाई सर का नाम लिख दिया। अब इनको लिखना किसके आधार पर, अपचयन के आधार पर या ऑक्सीकरण के आधार पर, बोलो अपचयन का आधार पे ना। तो लिथियम को अपचयन का आधार पर लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, Li+1 से Li +1 से 0। पोटेशियम को कैसे लिखा जाएगा बताओ, K+1 से K। बेरियम को बोलो Ba+2 आएगा +1। हेलिना की रब से फरियाद +1। बेटा मांगे कार स्कूटर +2 से Ba। सही है, +2 एल्यूमिनियम बोलो +3। +3 वाली कौन कौन सी है मैं इधर लिख दूं, इसमें जो आएंगी, जो एक क्रोमियम आएगी, एक एल्यूमिनियम आएगी और एक Au आएगा। सही है, चांदी पे बोलो +1 आएगा। बढ़ा दो जल्दी ऐसे लिख करके। पहले तो पूरी लिख दो एक साथ, लिख भाई सर का नाम ऐसे लास्ट तक लिख दे। पहले एक पूरा पन्ना यूज ले लेना, पूरा पन्ना, पूरे पन्ने बनाना, पूरे पन्ने बना, अगले पन्ने बना, अगले पन्ने बना ले पूरे में ऊपर से नीचे, इसमें बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक।
जल्दी बनाओ पूरी। इतने दिन तक ईसीएस लर्न नहीं की तुम लोगों ने। ये है भाई, ये है ना भाई, सही है ना। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है पूरी की पूरी, ठीक है। याद करने का तरीका सबने लिख रखा है या नहीं? ठीक है, नहीं लिख रखा साइड में लिख दें इसके। जो कोई लेट आया है वो लिख देना भाई। ये ले रे, जल्दी उतारो इसको। ऊपर से नीचे उतारना बिल्कुल इसको, एक पन्ने में लास्ट तक। उतार दे भाई, पहले से उतरी हो तो एक बार वापस लिखा। आप सुनो मेरी बात, सबको लिखोगे कैसे? जैसे लिथियम को लिखना है Li+1 से Li, लिख दिया सबको। ये +1 है, ये +1 है, ये +1 है, ये +1 है ना। H+1 से H2, एक Ag है, Ag+1 से Ag, सही है भाई। बाकी सारी +2,
बाकी सारी +2। क्रोमियम +3 रहे, ठीक है। और Au +3 से Au, एक एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम। और ये अधातु कैसे लिखी जाएंगी? F2 कैसे लिखी जाएगी? F2 से F माइनस, 0 है इसकी, 0 से -1 OS में कमी होगी ना, ऐसे लिखी जाएंगी, ठीक है। देखो भाई ऐसे लिखा ना, लिथियम का लिखा आपने -3.05, जिंक से लिख दिया आपने, जिंक से सबकी लिख दी ना, 76, 74, 44, 40, ऊपर जा रहा हूं मैं, 28, 25, 14, 13। फ्लोरीन की लिख दें 2.87 और Ag की लिख दें 0.80। फ्लोरीन की 2.87 वोल्ट। वो ऐसे लिखा हो, छोड़ो उसको। हटाओ भाई, है? अरे ACS तुमने याद तो कर रखी है भाई, इतनी देर लगा दी, इसका मतलब जिन्होंने ने भी इसमें टाइम लगा रहे ना, जिसको भी ये लर्न नहीं है तो समझ लेना इससे पिछला चैप्टर पूरा उसके क कबूतर भी याद नहीं है, और आगे जब चलेगा वो भी क कबूतर भी याद नहीं रहेगा। मैंने वो पहले कहा था कि ECS तो याद होनी ही चाहिए भाई, बिना ECS के आगे भी नहीं चल पाओगे, तो ECS याद करके ही आओ, वैल्यू जो लिखवा रखी है वो याद करके ही आओ भाई, बिना ECS के पार नहीं पड़ेगी। और आप लोग घर जाकर के 2 बार 3 बार इसको फेरो तो सही, अपना आप याद हो जाएगी। लिख भाई सर का, ऐसे 1-2 बार फेरो तो सही, घर जाकर के ECS याद हो जाएगी। लिथियम का E नोट सबसे कम है, लिथियम का E नोट कितना? -3.05। फ्लोरीन का E नोट सबसे ज्यादा है, 2 चीज हो गई, ठीक है ना भाई, सबसे कम और सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल, यहां देख लिया आपने, यहां देखो -0.13, 14, 25, 28, तो बताओ ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है ना भाई। तो ध्यान रखना, जिसका E नोट कम है वो मेटल ऊपर है कि नीचे? ऊपर है, ध्यान रखना। जिसकी वैल्यू कम हो वो कहां है? ऊपर है। अगला टॉपिक डालें, ECS के अनुप्रयोग। ECS के अनुप्रयोग। फर्स्ट लिखें एनोडिक कैथोडिक प्रवृत्ति।
देखो भाई, अगर अपन उमा की बात करें तो उमा क्या कहती है बताओ? ऊपर वाली मेटल एनोड होगी, ठीक है। ऊपर वाली का मतलब उसका ई नोट कम होगा ना, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या कि ई नोट रिडक्शन का मान अगर कम होगा, है ना, तो बताओ वो क्या होगी? एनोड होगी। सही है ना भाई? बस एनोड के बारे में लिख दो, दूसरा अपना आप चल जाएगा। तो जिसका ई नोट कम होगा वो उमा क्या करिए, ऊपर वाली मेटल एनोड होगी, और जो मेटल ऊपर होगी उसका ई नोट कम होता है भाई। तो आपको कम और ज्यादा के आधार पे बताना है। सपोज ई नोट Zn प्लस टू Zn बराबर माइनस 0.76 वोल्ट है। ई नोट Cu प्लस टू Cu बराबर 0.34 वोल्ट है। ई नोट A प्लस 1 से A बराबर 0.31 वोल्ट है, और ई नोट B प्लस 1 से B बराबर माइनस का 0.63 वोल्ट है। इधर आ जाओ पहले, जिसका ऊपर वाली मेटल क्या होगी? ऊपर का मतलब कम या ज्यादा? आप ये समझो, ऊपर का मतलब कम होता है, ठीक है। दोनों में से किसका कम है? जिंक का या कॉपर का? कम है तो क्या होगी? तो आप लिख देंगे कि जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा बोलो? एनोड होगा, और कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। इसमें आ जाओ, किसका कम है, ए का या बी का? तो मेटल बी इलेक्ट्रोड लिख दूं मैं, बी इलेक्ट्रोड क्या होगा बताओ भाई? एनोड। क्यों होगा? क्योंकि इसका ई नोट, और ए इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। क्यों? सही है भाई? ऊपर वाली मेटल एनोड होगी, ऊपर वाली का मतलब ई नोट कम होगा। हटाओ पहला। और ईसीएस जिसके भी याद नहीं है, कल याद करके आना रे। हटा भाई। सेकंड लिखे ऑक्सीकृत कोमा अपचयित
होने की प्रवृत्ति, ऑक्सीकृत या अपचयित होने की प्रवृत्ति। ठीक है, देखो उमा कहती है ऊपर वाली मेटल, और एनोड का मीन्स क्या होता भाई? ऑक्सीडेशन। तो सीधी बात है, जिसका ई नोट कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। और आप वैसे भी जानते हो कि जिंक और कॉपर में से जिंक इलेक्ट्रोड क्या है? एनोड का मीन्स ऑक्सीडेशन ना। तो जिंक इलेक्ट्रोड का क्या होगा बताओ? ऑक्सीडेशन होगा, और इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, एनोड का मीन्स क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसका रिडक्शन होगा। तो आप ये बता सकते हो कौन सी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और कौन सी का रिडक्शन होगा, बता सकते हो ना? उमा क्या कहती है ऊपर वाली मेटल? एनोड का मीन्स जिसका इनोट कम होगा उसका, हटाओ सेकंड, अब स्पीड से कर देना, अब एक एक लाइन वापस टिप होगी गई, जल्दी करना। हो गया भाई? इलेक्ट्रॉन त्यागने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। देखो भाई, एनोड का मीन्स ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मीन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कौन सी मेटल इलेक्ट्रॉन त्यागेगी? जिसका इनोट कम होगा ना, सही है ना भाई? तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा हटा देंगे भाई, इसको ये लो, बताओ जिंक का इनोट कम है तो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, सही है ना? इनमें से बताओ, एनोड, एनोड का मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मीन्स इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन। आप ये बता सकते हो कौन सी मेटल इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, कौन सी ग्रहण करेगी? जो मेटल ईसीएस में ऊपर होगी वो ई नोट जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। ऐसे लिख दो उसको मैं, ई नोट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, सही है कि नहीं? लिथियम का ई नोट सबसे कम है, Li का ई नोट रिडक्शन सबसे कम है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। बोला सही है कि नहीं? तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। हटाओ, नीचे वाला एग्जांपल रहने देना बस। अब ये 3 लाइन लिख दो केवल, स्टार्टिंग की 3 लाइन।
लिथियम का ई नोट सबसे कम है, अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। और फ्लोरीन का ई नोट सबसे ज्यादा है, तो उसकी कौन सी प्रवृत्ति ज्यादा हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। उसके बारे में भी लिख दें। फ्लोरीन का ई नोट रिडक्शन सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन का ई नोट रिडक्शन सबसे ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन त्यागने की, हो गया। ऑक्सीकारक अपचायक क्षमता, ऑक्सीकारक अपचायक क्षमता अगला अनुप्रयोग है। एनोड कैथोड बता दिया, इलेक्ट्रॉन त्यागना ग्रहण करना बता दिया। एनोडिक कैथोडिक प्रवृत्ति, ऑक्सीकारक और अपचायक। देखो आपको ध्यान हो, उमा ये कहती है कि ऊपर वाली मेटल ए का मतलब अपचायक होगी। क्या बताओ, क्या कहा? ऊपर वाली मेटल अपचायक होगी। ये लो, ऊपर वाली मेटल अपचायक होगी, इसका मतलब है ई नोट। उमा बता रही है, देखो ऊपर वाली मेटल क्या होगी, बताओ। जिंक और कॉपर में से कौन ऊपर है? तो जिंक प्रबल अपचायक होगी ना। तो यहां पर अगर मान लीजिए आप अपचायक क्षमता का क्रम लिखें, तो अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा हो जाएगी? किससे? सही है कि नहीं? यहां लिखना चाहें अपचायक क्षमता का क्रम लिखना चाहें तो किसकी ज्यादा हो जाएगी? बताओ। कम किसका है? कम, तो बी की ज्यादा हो जाएगी ए से। तो जिसका ई नोट ऊपर वाली मेटल अपचायक होगी, ऊपर का मतलब कम या ज्यादा? सही है ना। तो ई नोट रिडक्शन अगर कम होगा तो बताओ अपचायक क्षमता ज्यादा होगी। उल्टा बोलो, ई नोट रिडक्शन ज्यादा होगा, ऑक्सीकारक बोलो, ऑक्सीकारक बोल दो, ऑक्सीकारक क्षमता सही है। ई नोट Li+1 Li कितना होता है भाई? -3.05 वोल्ट। सही है। क्या है ये? लोवेस्ट है, सबसे कम है। सही है ना। सबसे कम है तो प्रबल अपचायक। तो बताओ लिथियम प्रबल अपचायक है, क्यों? इसका ई नोट रिडक्शन सबसे, तो भैया लिख दूं कि लिथियम प्रबल अपचायक है। क्यों? क्योंकि इसका ई नोट रिडक्शन सबसे कम है। फ्लोरीन का लिख दें, फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है भाई, प्रबल ऑक्सीकारक है, बिकॉज इसका ई नोट रिडक्शन सबसे ज्यादा
2.87 वोल्ट होता है। दो प्रश्न बन गए, ये प्रश्न लिखवाने की जरूरत नहीं। अब पहला प्रश्न क्या बताओ, लिथियम प्रबलचायक क्यों ई नोट सबसे कम है, फ्लोरीन प्रबलोक्षीकारक है क्यों। ये अपचायक क्षमता का क्रम लिख दिया। अपचायक क्षमता क्रम है ये, ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम पूछता तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, उतार भाई। तो जिसका ई नोट कम होगा क्या होगी वही अपचायक क्षमता ज्यादा होगी। 3-4 मेटल दे देगा, ध्यान रखना, उनका ई नोट दे देगा ऐसे ही मनमाए जो मेटल ही। आपके देखना जिसका कम होगा वो प्रबल अपचायक होगी। प्रश्न वगैरह इसी में करवा रहा हूं भैया ना, यही लिखवा देता हूं। ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया, पीछे के 2 प्रश्न और हो गए नीचे। जिंक कॉपर का क्रम हो गया, एक ए और बी का क्रम हो गया। लिथियम प्रबल अपचायक है क्योंकि इसका सबसे कम कितना, -3.05 वोल्ट। फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है क्योंकि इसका ई नोट सबसे ज्यादा, बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं, अपने आप ही पता होना चाहिए भाई। फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है क्योंकि इसका ई नोट सबसे ज्यादा है। फिर जिंक और कॉपर का एग्जाम्पल दे रखा है जिसकी वैल्यू आपको पता है। हटाओ भाई। उमा क्या कहती है, ऊपर वाली मेटल अपचायक ना, यहां क्या कह रही है बताओ। ऊपर वाली मेटल एक्टिव होगी,
एप्लीकेशन सारे पहले बता दिए, ध्यान रखना। मैंने क्या कह रहा है, ऊपर वाली मेटल लिख दो जल्दी। उमा बराबर क्या है, ऊपर वाली का मतलब ई नोट कम, तो जिसका ई नोट कम होगा उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी ना भाई, लिख दो। ये लो भाई, जिस मेटल का ए नोट रिडक्शन का मान कम होगा उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। उमा कह रही है ऊपर वाली मेटल एक्टिव होगी, ठीक है ना भाई। तो जो मेटल ईसीएस में ऊपर होगी वो एक्टिव होगी। एग्जाम्पल दे दे, मान लो यहां कॉपर जिंक का एग्जाम्पल दे दो जल्दी से, क्रियाशीलता का क्रम लिख देना। कॉपर जिंक का ई नोट लिख करके क्रियाशीलता का क्रम लिख दें। एक एग्जाम्पल भी दे दो भाई, क्रियाशीलता का क्रम। कॉपर और जिंक में से ऊपर कौन है, तो जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा हो जाएगी किससे, कॉपर से। मान देख करके बताएंगे आप। ई नोट Zn+2, Zn बराबर -0.76 वोल्ट और ई नोट Cu+2, Cu बराबर 0.34 वोल्ट। ये क्रियाशीलता का क्रम लो, सही है। अननोन मेटल देगा तो अननोन कर देंगे, जैसे मान लो अननोन को मैं प्रश्न के रूप में करवाता हूं, हो गया ना। ये प्रश्न दे दिया उसने, प्रश्न लिख दो, क्रियाशीलता का क्रम लिखें, क्रियाशीलता का क्रम लिखें। ये भाई वैल्यू दे दी, ए नोट की वैल्यू दे दूं, क्रियाशीलता का क्रम पूछ रहा है। जिसका कम होगा उसकी क्रियाशीलता कम, सबसे कम किसका है, पी का, क्यू का या आर का, कितना, -2 वैल्यू लिख रहा हूं मैं, सुन लो एक बार। -0.80, -0.76 कम पूछ रहा हूं मैं, कम। अरे इन दोनों बताओ, ये कम है ना, सही है ना, क्या है ये, कम है, कम नहीं है ये, कमी तो है। क्या कर, एक मिनट, क्या कर रहे हैं, हाँ, और वहां नहीं है ना, ठीक है, सही है ना, सही कह रहा है ना भाई, कि यहां तो बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, ये कम है, लेकिन वहां मैंने जो वैल्यू लिखी है वो कौन सी लिख दी बताओ, आरिवासन भाई। तो आप क्या करोगे, पहले ये चेक करना कि ये सारी सही है कि नहीं। +2 से 0 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन वाली है, तो आप इसको बदलोगे भाई, बदलोगे तो क्या लिखोगे बताओ, 0.80 वोल्ट बदलना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपको तीनों, चारों, पांचों वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि सारी की सारी वैल्यू रिडक्शन में है या नहीं। नीचे वाले रिडक्शन में है क्या, रिडक्शन में है क्या, तीनों रिडक्शन में हो गई। अब ए नोट कम, क्रियाशीलता
सबसे कम किसका बताओ अब? आर का। तो आर की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद बोलो पी का, उसके बाद क्यू का। समझ में आ गई बात? हटाओ। तो क्रियाशीलता, अपचायक क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता, कोई सी भी पूछेगा इस प्रकार की गड़बड़ जरूर करेगा, ध्यान रखना हो। तो तीनों चेक कर लेना कि तीनों की तीनों किस में है या नहीं। क्रियाशीलता हो गया ना भाई? अगला लिखें। रिडॉक्स अभिक्रिया की संभावना। रिडॉक्स अभिक्रिया की संभावना क्या लिखा मैंने? ए नोट सेल का मान अगर पॉजिटिव आ जाए तो रिडक्स रिएक्शन पॉसिबल होगी। ठीक है ना भाई? अर्थात क्या हो जाएगी? स्वतः हो जाएगी। बात को चेक करते हैं कि कितनी सही है ये बात। एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से कॉपर प्लस ZnSO4, ये रिएक्शन दे दी, पूछ रहा है पॉसिबल है या नहीं। आयनिक फॉर्म में लिख दो, Zn प्लस Cu प्लस 2 कॉपर सल्फेट में से Cu प्लस Zn प्लस 2 लिख दो। कैसे? कोई सी भी इक्वेशन को आयनिक रूप में। ठीक है, यही चेक करना आप। जिंक से जिंक मिला दो, क्या हो रहा बताओ? OS में OS मृदिका मीन्स एनोड होगा। क्या होगा? एनोड। आपको E नोट Cu प्लस 2 Cu बराबर पता है 0.34 वोल्ट। आपको E नोट Zn प्लस 2 Zn पता है -0.76 वोल्ट। अब आप E नोट सेल निकाल लें इसका। किससे निकालोगे? Ca से ना। Ca का मतलब कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन है इसमें? 0.34 माइनस 0.76 कितना आ जाएगा बताओ? E नोट सेल क्या आ रहा है? पॉजिटिव आता है, अतः रिएक्शन क्या होगी भाई? संभव होगी। रिएक्शन संभव। अगला एग्जांपल देखें, कोबाल्ट प्लस Ni से Ni प्लस कोबाल्ट, ये एक इक्वेशन दे दी। ठीक है, ये है। आपसे पूछ रहा है कि ये इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है भाई, ये पूछ रहा है। क्या हो रहा बताओ? OS समृद्धि, ऑक्सीडेशन, एनोड। आपको E नोट कोबाल्ट प्लस 2 से कोबाल्ट पता है और E नोट Ni प्लस 2 से Ni पता है। दोनों वैल्यू आपको पता है। कोबाल्ट निकल, निकल का कितना है? -0.25 वोल्ट। इसका कितना है? ये है ना भाई। क्या निकाल लें आप? E नोट सेल बराबर Ca। निकल क्या है? यहां एनोड है। कैथोड कौन है? तो -0.28 माइनस के 0.25 माइनस 0.28 माइनस प्लस 0.25 माइनस 0 वोल्ट। E नोट किस में आ गया? माइनस में आ गया ना। पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे बताओ? उसका E नोट निकाले ना। E नोट निकालने के बाद कहेंगे आप कि वो संभव है या नहीं। तो आप क्या कहेंगे? E नोट सेल
क्या आता है बताओ? नेगेटिव आता है, अतः रेडॉक्स रिएक्शन संभव नहीं होगी। ठीक है भाई, हो गए? तीसरा प्रश्न आपसे ये पूछ लिया, सुनना भाई, कि क्या कॉपर सल्फेट को लोहे के पात्र में रखा जा सकता है? प्रश्न यह है कि क्या कॉपर सल्फेट को लोहे के पात्र में रखा जा सकता है? इस प्रकार के ढेरों प्रश्न बढ़ेंगे। चांदी की चम्मच को कॉपर सल्फेट में, निकल सल्फेट में रख सकते हैं नहीं, कैसे? इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, रिएक्शन लिख दो पहले, पता लगेगा अपना आप ही। कॉपर सल्फेट प्लस Fe, कॉपर सल्फेट को किस में रख दिया? लोहे के बर्तन में। क्या होगा बताओ? FeSO4 प्लस Cu, ये हो जानी चाहिए रिएक्शन। Cu प्लस 2 सॉरी, Fe क्या हो जाएगा बताओ? Fe प्लस 2 प्लस, सही है भाई? OH समृद्धि क्या होगा? एनोड। E नोट सेल निकालेंगे किससे? Ca से। आपको दोनों की वैल्यू पता है। कॉपर क्या आया? कैथोड ना, कितनी वैल्यू है? 0.34 माइनस का 0.44 वोल्ट। देखो देखो सही लिखा है कि नहीं? वैसे ही लिखा है मैंने तो भाई। लोहे का देख लो एक बार, सही है ना? माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.34 प्लस 0. प्लस वोल्ट, प्लस में आ गया माइनस में, रिएक्शन पॉसिबल होगी। ऐसे लिखूंगा मैं। ई नोट सेल क्या आता है बताओ भाई? पॉजिटिव आता है, अतः रेडॉक्स रिएक्शन बोलो पॉसिबल होगी। मतलब दोनों के बीच अभिक्रिया हो जाएगी रे, दोनों के बीच अभिक्रिया हो जाएगी। तुम में से अगर मान लो मैं किसी को भी कहूं कि भाई इस छोरे को यहां बिठाया जा सकता है कि नहीं, बिठा सकते हैं साहब। और अगर मान लो ये इस दरी पट्टी को खाता बैठा बैठा, इस दीवार को गड़म गड़म खाता रहता, तो बताओ इसको बिठा सकते थे क्या? मैं कहता भाई तू जा, ये दरी खा जाएगा, दीवार खा जाएगा, पंखा खा जाएगा, तू जा। सही है कि नहीं? यानी अगर ये इस दीवार के साथ, इस दरी पट्टी के साथ रिएक्शन करे तो नहीं बिठा सकते। इस रिएक्शन को आप देखोगे तो एक कॉपर सल्फेट किसके साथ क्रिया कर रहा है? लोहे के बर्तन के साथ। यानी ये लोहे का बर्तन है और इसमें क्या डाला आपने? तो रिएक्शन पता है क्या होगी? ये कॉपर बर्तन में से विलियन में आ जाएगा, ये Fe आ जाएगा बर्तन में से विलियन में। तो बताओ ये जो बर्तन है, इस बर्तन में छेद हो जाएंगे कि नहीं? इस दीवार में से ईंटें बाहर निकलने लग जाएंगी। वो खाएगा ईंट, कहीं को ईंट खाने का शौक होता है कहीं को? ईंट, मुल्तानी, चूल्हा, कोयला, है ना? तो ईंट निकाल निकाल के खाने लग जाए, भगाओगे यहीं बैठ रखोगे? भगाओगे। वही बात यहां है, ईंट निकल रही है, रिएक्शन हो रही है, बर्तन खराब हो जाएगा। अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो बर्तन खराब हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर दोबारा सुनो, अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो बर्तन, तो आगे लिख दूं मैं कि रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होगी, अतः लोहे के पात्र का क्या हो जाएगा भाई? संक्षारण हो जाएगा। संक्षारण का मतलब होता है खराब होना भाई। अतः कॉपर सल्फेट को लोहे के पात्र में नहीं रख सकते। दोबारा बताओ, रख दिया तो क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन हो जाएगी तो बर्तन खराब हो जाएगा। फिर दोबारा सुन ले, रिएक्शन हो जाएगी, बर्तन खराब हो जाएगा। उल्टा कर दें अपन इसको कि क्या FeSO4 को
प्रश्न क्या लिख दें कि FeSO4 को कॉपर के बर्तन में रखा जा सकता है या नहीं। देखो भाई, रिएक्शन ये होनी चाहिए FeSO4 प्लस Cu, ठीक है, ये होनी चाहिए CuSO4 प्लस Fe, ये रिएक्शन होनी चाहिए। होगी या नहीं अपन देखेंगे नीचे। अब देखो एक चीज और बताऊं आपको मैं, उमा ने ये कहा था ऊपर वाली मेटल हटाएगी, कहा था ना, क्या कहा था, ऊपर वाली मेटल किसको, नीचे वाले को, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को हटा देगी। कॉपर किसको हटा रहा है, Fe को ना, तो क्या कॉपर Fe को हटा सकता है क्या, नहीं हटा सकता, क्योंकि कॉपर और Fe में से ECS में ऊपर कौन है, Fe किसको हटा सकता है, पिछले वाले एग्जाम्पल में देख लो, पिछले वाले एग्जाम्पल में कौन किसको हटा रहा है, बोलो कौन किसको हटा रहा है, Fe कॉपर को हटा रहा है, हटा सकता है या नहीं, क्योंकि FeCS में ऊपर वाली मेटल, तो रिएक्शन पॉसिबल। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है आपको ई नोट की वैल्यू याद नहीं, तब क्या करोगे भाई, इस प्रकार का प्रश्न आ जाए और ई नोट की वैल्यू आपको याद नहीं, तो आप अपनी बात को दूसरी तरीके से कह देना भाई। बताओ, ऐसे कहेंगे कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को उसके लवण के विलयन से हटा देती है। सही है कि नहीं भाई, क्या कहा था उमा ने, ऊपर वाली मेटल, ऊपर वाली का मतलब ज्यादा एक्टिव ना, ज्यादा एक्टिव कम एक्टिव को हटा देगा, ज्यादा एक्टिव कम एक्टिव को हटा देगा। सही है कि नहीं भाई, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को हटा देगी, ऊपर वाली नीचे वाली को हटा देगी। आगे बात समझ में, तो इसमें क्या कहेंगे बताओ, कॉपर ECS में ऊपर है कि नीचे, कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है Fe को, ठीक है, तो अपन नीचे क्या लिख देंगे कि कॉपर की क्रियाशीलता, बोलो भाई, Fe से कम है, अतः कॉपर FeSO4 से Fe का प्रतिस्थापन, बोलो, नहीं कर सकता है। सही है ना भाई, अतः यह रिडॉक्स रिएक्शन संभव नहीं होगी और FeSO4 को कॉपर के पात्र में रखा जा सकता है। ठीक है भाई, फिर दोबारा समझे, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को हटा देगी। एक एग्जांपल मैं और दूंगा भाई, टाइम हो गया क्या, पढ़ क्या रहे थे आप ये बताओ, रिडॉक्स अभिक्रिया की संभावना। कर लिया ये, दोनों तरीके हैं भाई, या तो उसका ही नोट सेल निकाल लो या फिर ऐसे कह देना कि ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को हटा देगी। उमा के आधार पे कह देना या फिर इनोट सेल के आधार पे कह देना भाई, दोनों ही सही हैं। अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके लवण के विलयन से हटा देगी।
उल्टा कर दो इसको, आगे क्या, रिएक्शन को उल्टा कर दो। कॉपर प्लस जिंक सल्फेट कर दो। सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल सेकंड, मतलब जिंक का सल्फेट ले लो, है ना, तो रिएक्शन ये हो जाएगी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर से कॉपर सल्फेट प्लस Zn। अब की बार कौन किसको हटा रहा है? कॉपर जिंक को हटा सकता है क्या? तो देसी भाषा में लिख देना तो लिख देना भाई, ठीक है ना। क्या लिखोगे कि कॉपर ACS में नीचे, जिंक को नहीं हटा सकता, अभिक्रिया पॉसिबल नहीं होगी। और अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है तो किसको किस में रखा जा सकता है, यहां बताओ, बोलो। जिंक सल्फेट को कॉपर के बर्तन में रखा जा सकता है। यहां रिएक्शन हो जाएगी भाई, और रिएक्शन हो गई तो बर्तन, रिएक्शन हो गई तो बर्तन खराब हो जाएगा। रखा जा सकता है कि नहीं? किसको किस में नहीं रखा जा सकता? कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। चलो बाकी और कल करेंगे।